नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली में लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू हटाने के लिए केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव से उपराज्यपाल अनिल बैजल इस समय सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। यही भी आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को इसके लिए प्रस्ताव भेजा था और कहा था कि बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम भी हटाया जाए। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे। ऐसा बताया जा रहा था कि दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया और मंजूरी दी गई। ऑड इवन के चलते बाजार में दुकानें नहीं खोल पा रहे व्यापारियों ने विरोध जताया था और यह नियम हटाने की भी मांग की थी। हालांकि अभी किसी भी मांग को एलजी की तरफ से सहमति नहीं मिली है। वीकेंड्स कर्फ्यू और ऑड इवन के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और लगातार दिल्ली सरकार से गुहार भी लगाई कि मार्केटों के अंदर जो ऑड इवन लगाया गया है या फिर कहें वीकेंड्स कर्फ्यू उसको वापस लिया जाए। और इसी को लेकर दिल्ली के व्यापारी जो है वो लगातार दिल्ली सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे थे। मगर दिल्ली सरकार ने भी व्यापारियों की सुध लेते हुए एक फाइल बनाई जिसके अंदर वीकेंड्स कर्फ्यू और ऑड इवन यानी जो मार्केटों के अंदर ऑड इवन लगाया गया था उसको वापस लेने के लिए एक फाइल बनाई और फाइल बनाकर उपराज्यपाल अनिल बैनर्जी को भेज दी गई। यानी कि दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपना जो हथकंडा था वो कहीं ना कहीं एलजी की तरफ छोड़ते हुए नजर आए। मगर यही बात करें व्यापारियों की सुध लेने के लिए तो व्यापारी को सुध जरूर ली गई, एलजी को फाइल पहुंचा दी गई, मगर एलजी ने इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जो फाइल भेजी गई थी ऑड इवन और वीकेंड्स कर्फ्यू को कैंसिल करने के लिए वो अभी तक जारी है। यानी कि फाइल कैंसिल करने के बावजूद भी अभी दिल्ली के अंदर वीकेंड्स कर्फ्यू की बात करें और ऑड इवन मार्केटों के अंदर लागू किया गया था वो भी अभी जारी रहेगा और कहीं ना कहीं और सख्तियों करने के लिए भी उपराज्यपाल ने कहा है। मगर देखना होगा जो ऑड इवन हटाने को लेकर लगातार व्यापारी जो परेशान थे, ऑड इवन से कहीं ना कहीं उनका व्यापार नहीं चल रहा था, उसको लेकर अब व्यापारी किस तरीके की आवाज़ लगाते हैं। मगर व्यापारियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं उपराज्यपाल से भी गुहार लगाने के लिए अपील की गई थी। वहीं बात करें सदर बाजार के जो व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल अनिल बैनर्जी से गुहार लगाते हुए ये कह रहे थे कि ऑड इवन को वापस लिया जाए, वीकेंड्स कर्फ्यू को वापस लिया जाए ताकि उनका जो व्यापार है दोबारा से पटरी पर आ सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से फाइल रिजेक्ट की गई है उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को जरूर निराशा हासिल हुई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उपराज्यपाल की तो उपराज्यपाल ने जिस तरीके से फाइल को कैंसिल करते हुए और सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, यहाँ तक कि ये कहा गया है जो प्राइवेट फैक्ट्री वर्क है उसको कहीं ना कहीं 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। यानी कि जो होम वर्क के हिसाब से कार्य करने चल रहे थे वो कहीं ना कहीं अब प्राइवेट कंपनियों के अंदर काम करते हुए नजर आएंगे। मगर कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कोरोना गाइडलाइन का नियमों का पालन कराने के लिए कहा गया है। मगर देखना होगा क्या व्यापारी अब नाराज रहेंगे या फिर उपराज्यपाल से दोबारा से गुहार लगाई जाएगी। मगर कहीं ना कहीं व्यापारी जो है अभी तक नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अनिल बैजल की तरफ से गेंद फेंकी गई थी कि आप दिल्ली में जो भी इस समय सख्तियां चल रही हैं उन्हें कम कर दें, लेकिन एक बार फिर से पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अनिल बैजल ने तमाम प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से व्यापारियों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठाई जा रही थी और व्यापारी जो है वो परेशान होता हुआ नजर आ रहा था और व्यापारी के साथ साथ जो मजदूर वर्ग था वो भी कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ नजर आ रहा था। और उनकी रोजी रोटी को देखते हुए व्यापारियों ने कहीं ना कहीं आवाज उठाई थी कि दिल्ली की सरकार जो है वो मार्केटों से ऑड इवन को हटाए और वीकेंड्स कर्फ्यू को हटाए ताकि जो व्यापारी हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है या फिर कहें जो मजदूर वर्ग है उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो दोबारा से पटरी पर आ सके। मगर इसको लेकर जिस तरीके से व्यापारियों ने रोष दिखाया, यहाँ तक कि प्रदर्शन किए, थालियां बजाई, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार से अपील भी की, मगर दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को एक फाइल के रूप में बनाकर अनिल बैनर्जी यानी कि उपराज्यपाल के पास भेजा और उपराज्यपाल ने
उस फाइल को यानी कि रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो प्रस्ताव भेजा गया था उसको खारिज कर दिया गया। मगर कहीं न कहीं जो कोरोना की स्थिति है वो भी अभी तक दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार 21% के करीब कोरोना के जो आंकड़े हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे कहीं न कहीं अनिल बैजल ने कहीं न कहीं इसी को देखते हुए जो प्रस्ताव था उसको ठुकराया, और उसके बाद में जो कह सकते हैं जो प्राइवेट कह सकते हैं ऑफिस थे, उनको ज़रूर खोलने की अनुमति दी गई है, मगर 50% गैदरिंग के साथ, यानी कि कहीं न कहीं प 50% की क्षमता के साथ कर्मचारी जो हैं, वो कहीं न कहीं उसके अंदर आ सकते हैं, और नियमों का पालन, यानी कि गाइडलाइन का नियमों का पालन कराने के लिए भी कहा गया है। मार्केटों के अंदर अभी तक ऑड इवन लागू रहेगा, यानी कि एक दुकान छोड़कर एक दुकान खोली जाएगी, और यहाँ तक की बात करें वीकेंड्स कर्फ्यू की, फ्राइडे रात से ही यानी 10 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड्स कर्फ्यू बिल्कुल जारी है। मगर व्यापारी जो हैं, वो इससे कहीं न कहीं नाराज़ है, और व्यापारी चाहते हैं कि जो हफ्ते में उनकी 2 दिन दुकानें जो खुल रही थी, उसको कहीं न कहीं सुचारू रूप से चालू रखा जाए। मगर व्यापारी के साथ-साथ कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की बात करें या फिर उपराज्यपाल की बात करें, वहाँ पर कहीं न कहीं कोरोना के जो आंकड़े हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। जी। राजीव, देखिए सत्येंद्र जैन का ये मानना है कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण घट रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं लेकिन दिल्ली में संक्रमण घट रहा है। क्या वाकई में संक्रमण घट रहा है या टेस्टिंग कम हो चुकी है, इस वजह से इस तरह की गलतफहमी हो रही है और आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर आंकड़े घट रहे हैं। मगर यहीं बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी कहीं न कहीं जो आदेश गुप्ता हैं, उन्होंने भी बार-बार आवाज़ उठा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो है टेस्टिंग की प्रक्रिया है, उसको कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आंकड़े कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि आंकड़े कम होते नज़र आ रहे हैं, मगर जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, दोबारा से उसको बढ़ाने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी यही कहा गया दिल्ली सरकार को, जो टेस्टिंग की प्रक्रिया उसको बढ़ाया जाए, यानी कि सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं टेस्टिंग की प्रक्रिया की वजह से ही आंकड़े कम होते हुए नज़र आ रहे थे, और कहीं न कहीं दिल्ली के जो व्यापारी हैं, वो इसी को लेकर बार-बार आवाज़ उठा रहे थे कि मार्केटों के अंदर सख्ती नहीं है, उसको लेकर सख्ती की जाए। मगर अब देखना होगा व्यापारियों की तरफ से जो आवाज़ उठ रही है, उसको दिल्ली सरकार मानेगी या फिर व्यापारियों के लिए कुछ राहत देने की कोशिश करेगी। जी। ऑड इवन का जो ये फॉर्मूला लागू किया गया है राजीव, इसका कोई असर नजर आ रहा है? क्या वाकई में बाजारों में भीड़ कम हो गई है या फिर सिर्फ व्यापारी परेशानी हो रहे हैं इस नियम से, बाकी कोई फायदा नहीं हो रहा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ऑड इवन को लागू करने की कोशिश की गई थी, ऑड इवन से कहीं न कहीं मार्केट के जो व्यापारी हैं, चाहे वो दिल्ली के चांदनी चौक की बात करें, सदर बाज़ार की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, करोल बाग की मार्केट की बात करें, यहाँ पर दुकानें जो हैं वो ऑड इवन के हिसाब से, यानी कि एक दुकान छोड़कर एक दुकान खोली जाती है। मगर यहाँ पर व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, जिसकी वजह से जो मज़दूर वर्ग है, जो उनके पास काम करते हैं, उनको कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है, और उनको सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, और उनकी छँटनी की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें मार्केटों के अंदर जो भीड़ है, वो कहीं न कहीं जो व व्यापा क ग्राहक है, वो कहीं न कहीं लगातार आ रहा है, मगर कस्टमर यानी दुकानदार तक नहीं जा रहा है, मगर वो पटरी बाज़ार तक ही रुक जाता है, और जिसकी वजह से पटरी बाज़ार के अंदर भीड़ लगती है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा और उपराज्यपाल के द्वारा एक सख्ती पालन करने के लिए कहा गया था, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस सख्ती करेगी और एसडीएम की टीम यानी कि वो सख्ती करेगी। मगर यहाँ पर दोनों ही टीमों से कहीं न कहीं जो सख्ती होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बाज़ारों के अंदर लगातार भीड़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस भी लगातार सख्ती नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मार्केटों के अंदर भीड़ है। मगर यहाँ पर बात करें एसडीएम की टीम की, तो एसडीएम की टीम जो है वो लगातार एक मार्केट के एक कोने पे खड़ी हो जाती है, जहाँ से जो जुर्माना किया जाता है जब आने-जाने वालों को। मगर मार्केटों के अंदर जो भीड़ है, उसको चेक नहीं किया जाता है, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं किया जाता है। अगर जुर्माना किया भी जाता है, तो सिर्फ व्यापारियों के ऊपर कि आपने ऑड इवन के हिसाब से दुकानें क्यों नहीं खोली। इससे कहीं न कहीं व्यापारी नाराज़ ज़रूर है, और व्यापारी भी यही आवाज़ उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ना तो कुछ कर रही है, ना ही एसडीएम की टीम कर रही है। फिर चलिए, अभी दिल्ली तो के जो देखने व्यापारी वाली हैं, बात उनको रहेगी कि परेशान अनिल क्यों किया बैजल जा की रहा है? तरफ जी। से जल्दी कोई फैसला लिया जाता है या नहीं। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राजधानी से अभी किसी तरह की पाबंदियां कम नहीं की जाएंगी, क्योंकि जो प्रस्ताव केजरीवाल सरकार की तरफ से तैयार किया गया था, उस प्रस्ताव को अनिल बैजल, जो कि उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उन्होंने नामंजूर कर दिया। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी लखनऊ से है। दरअसल बीजेपी यूपी चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सभी नेता चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बात अगर कर ली जाए देश के गृह मंत्री अमित शाह की, तो अमित शाह शनिवार यानी कि आज शामली के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे आपको बता दें कि बागपत के दौरे पर भी जाएंगे, और उनका पूरे दिन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय कर दिया गया है।
मेरठ जाएंगे। शाम 5 बजे गॉडविन होटल में शहर के 200 प्रबुद्ध समाज के लोगों से वार्ता करेंगे। इससे पहले अमित शाह कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। शाह कैराना के पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद बागपत और शामली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मेरठ रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री का कार्यक्रम आ चुका है। दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर कैराना पब्लिक इंटर कॉलेज में हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद सीधे पलायन पीड़ित परिवार से वे मुलाकात करने पहुंचेंगे। बीजेपी नेता और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में फिलहाल जुटे हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सभी नेता चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामली पहुंचेंगे। इसके बाद शाह मेरठ आएंगे और शाम 5 बजे गॉडविन होटल में शहर के 200 प्रबुद्ध समाज के लोगों से वार्ता करेंगे। इससे पहले अमित शाह कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। शाह कैराना के पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद बागपत और शामली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। इसके बाद वे मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम पहले से ही तय कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि उनके द्वारा पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाएगी। बीजेपी नेता और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर काफी दिनों से जुटे हुए हैं। खासकर बीजेपी के नेता उनकी बैठकों को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में जाहिर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में अगर आपको जोश भरना है तो इस तरह की बैठकें और वार्ता बेहद जरूरी हो जाती है चुनाव के मौसम में। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है और अभी वे पहुंचेंगे दोपहर 2:30 बजे। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय पहले से ही कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। उनके साथ योगी आदित्यनाथ पल पल मौजूद रहेंगे। अनुज तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर। आज उत्तर प्रदेश का दौरा है उनका। जी बिल्कुल पल्लवी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जिस तरह से रैलियों पे रैली करी जा रही है, इसको देखते हुए आज फिर अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, और उत्तर प्रदेश के अंदर उनका परिवार जो पलायन कर गए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो प्रबुद्ध जन है, लगभग 200 प्रबुद्ध जनों के साथ उनकी मीटिंग होगी और साथ ही साथ इसके अगर हम अलग बात करते हैं तो जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करके हम साथ रणनीति तय करेंगे कि किस तरह से इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को जमीनी स्तर पर लड़ा जाएगा और 2017 की तरह ही 2022 में भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि देखिए अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है और दूसरी तरफ से एक ऐसे लीडर की उत्तर प्रदेश में ये कहा सकता है कि आगाम वो हो चुकी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि सीधे सीधे रूप से वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और प्रधानमंत्री भी कई दौरे कर चुके हैं और अमित शाह भी कर चुके हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा भी कर चुके हैं। लेकिन कल जेपी नड्डा भी आगरा पहुंचे थे और मौसम इस समय मौसम की भी बिल्कुल स्थितियां बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश भी हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी जो 2:30 बजे उनका चौपर जो उतरेगा पहली पैड पर, क्या वो संभव हो सकता है कहीं ऐसा ना हो एंड टाइम पर फिर उन्हें सड़क मार्ग से पहुंचना पड़े। लेकिन ये जो रैलियों पे रैलियां हो रही है और उसके साथ ओमिक्रॉन की अगर हम देखिए रैलियां हैं, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी का चुनाव है, सभी का पार्टी का चुनाव है, लेकिन ऐसे में जो ओमिक्रॉन भी सर पर लगा हुआ है, क्या ये वर्चुअल रैलियां नहीं हो सकती हैं? क्या इस चीज को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता कि अगर ओमिक्रॉन फटा तो किस तरह से चुनाव हो पाएंगे या किस तरह से चीजें देखी जाएंगी? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है पल्लवी। आज उनकी रैली का क्या कोई कार्यक्रम है अनुज? क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात के लिए जाएंगे। इसके अलावा वो अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वार्ता और बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, जो उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, 2:30 बजे उनका चौपर उतरेगा। उसके बाद फिर वो मेरठ की तरफ जाएंगे और वहां पर इसके बाद शामली जाएंगे और शामली के बाद फिर कैराना। यहाँ पर यह पलायन जो पीड़ित है, मेन उनका जो उद्देश्य है पलायन जो हुआ था कैराना से, जो पलायन किए थे लोग पीड़ित परिवार थे, उनसे मुलाकात करना एक अहम मुद्दा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए चुनाव में कैराना मुद्दा उठ सकता है और ये कई विरोधी पार्टियों ने इसका मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया था।
अमित शाह सीधे इस चीज पर देखिए, अमित शाह सीधे इस चीज पर ये कह सकते हैं कि बिंदु लगाने की प्रयास करेंगे, चीजें समाप्त करने का प्रयास करेंगे कि चीजें भविष्य में ना उठे। क्योंकि देखिए अभी हम बात करते हैं तो किसानों का भी मुद्दा हुआ था। सीधे सीधे इस किसानों का मुद्दों को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने उस चीजों को बिल्कुल लगभग ये कहा कि मान लिया और उनकी शर्तों को मानने के बाद उस चीजों को समाप्त कर दिया। तो कैराना भी एक मुद्दा बन सकता है। ऐसी स्थिति में देखते हुए अमित शाह पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, इसके अलावा प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ पार्टी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। क्योंकि अनुज जिस तरह से देखिए, मौसम बन ये रहा है, जिस बेल्ट को साधने की कोशिश इस समय अमित शाह के द्वारा की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं मेरठ, कैराना, शामली, बागपत ये पूरे एक बेल्ट में आते हैं, इसे साधने की कोशिश अमित शाह की तरफ से की जा रही है। कितने सफल होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इस बेल्ट में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हावी होती हुई दिख रही है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक अलग अपनी पैठ बना रखी है और वो पैठ क्यों ना बनाए? देखिए उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश से जन्म ली थी। उत्तर प्रदेश के इटावा से ही समाजवादी पार्टी ने अपना जन्म लिया था और कहीं न कहीं नेताजी ने उसको प्रेरित कर करके और उसको सींच करके इतनी बड़ी पार्टी खड़ी करी गई। तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की एक अलग पहचान है, उसकी टक्कर बीजेपी केवल अपने कार्यों से और अपने विचारों से और जनता के बीच एक अलग विशेष पहचान बनाकर के ही तोड़ पाएगी समाजवादी पार्टी की पहचान को। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यक्ति विशेष की और जाति विशेष की, देखिए अभी हाल फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक संदेश आया था कि चंद्रशेखर आजाद जो रावण है उन्होंने भी ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जाकर के उनके ही गढ़ से जाकर। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है बीजेपी अपना, देखिए पूर्वांचल में अपना पूरा स्थान बना चुकी है, बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक अपना स्थान बना चुकी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिल रही है, क्योंकि मजबूत चेहरा अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास नहीं है, जबकि पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ के रूप में एक चेहरा उनके पास है। और ऐसे में जब आजाद की हम बात करते हैं तो आजाद रावण, जो चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के जो नेता है, उन्होंने भी कहा था कि मैं बीजेपी के खिलाफ जाके लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर पूरी मजबूत सियासत बिठाने के लिए अमित शाह ने ये निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो जाति विशेष समुदाय लोग हैं उनके बीच में बीजेपी की पैठ बनाए और उनके साथ मुलाकात करके उनकी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अभी हाल फिलहाल ऐसा ही देखा जा सकता है पल्लवी। बिल्कुल। और क्या उनके साथ इस दौरान योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे? योगी आदित्यनाथ के अलावा ऐसे कौन से नेता हैं जो उनके पूरे कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं? देखिए अगर हम बात करते हैं अमित शाह की, तो अमित शाह शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं। अगर अमित शाह आते हैं या कुछ इस तरह के कोई नेता आते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रदेश का मुखिया तो वहां पर खड़ा ही खड़ा होगा। जेपी नड्डा पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ऐसे में अमित शाह का उत्तर प्रदेश के आगमन में जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ भी वहां पर शामिल होंगे और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होकर के कैराना के बीच में अपनी एक पैठ बनाएंगे। क्योंकि जब कैराना का मुद्दा उठा था तो योगी आदित्यनाथ उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने के नाते कहीं ना कहीं कठोर कदम भी कैराना के समय पर उठाए थे। तो ये माना जा सकता है योगी आदित्यनाथ भी वहां पर खड़े हुए। लेकिन जिस तरह से मौसम बन रहा है, देखिए बारिश का कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, कानपुर के अंदर भी बारिश हो रही है, लखनऊ में भी बारिश हो रही है। ऐसे में क्या चौपर उड़ान भर पाएगा? क्या अमित शाह वहां पहुंच पाएंगे? हालांकि उत्तर प्रदेश के लोग तो वहां पर पहुंच सकते हैं क्योंकि आसान है, सड़क मार्ग के द्वारा पहुंच पाएंगे। लेकिन जो कैराना की स्थिति है वहां पर जो तैयारियां करी गई, क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई है, हेलीपैड बनाए जा चुके हैं और क्या नाम है, रैलियों के भी स्थान सुनिश्चित कर लिए गए, भीड़ को भी इकट्ठा कर लिया गया है। लेकिन जो आज 2:30 बजे उनका चौपर उतरना है, ऐसे मौसम में क्या चौपर उतर पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया अनुज, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका में जगह बनाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। महानगर पालिका में गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी लगातार एक के बाद एक कई खुलासे कर रही है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के सभी नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका के हेडक्वार्टर में जमीन पर बैठकर सत्ताधारी शिवसेना स्थायी समिति अध्यक्ष की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी अस्थायी समिति के सभी सदस्य सम्मानीय गठनेता प्रभाकर शिंदे जी के नेतृत्व में और अभी देख रहे होंगे सभी नगर सेवक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चैम्बर के सामने धरने पर बैठे हुए। धरना
पिछले 6-7 घंटे से करीब 3 बजे से चल रहा है। और धरना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन सत्ताधारी शिवसेना को यशवंत यादव जी के प्रोटेक्शन में करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करना है। और भ्रष्टाचार से रोकने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं देना। पिछले मीटिंग में भी उन्होंने किया था। पिछले मीटिंग में उनके खिलाफ 15 करोड़ का आयकर का मामला, फिर 400 करोड़ से लेकर के 1100 करोड़ जो कीमत बढ़ा दी गई पोषण नदी, गरीब बच्चों के नाम पे टेबलेट का जो घोटाला हुआ टैब का, वो आश्रय योजना का घोटाला, और आज जो घोटाला 22 करोड़ का हुआ उस घोटाले पे बोलने नहीं दिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक धरने पे बैठे हुए। तो बीएमसी में अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच महानगर पालिका में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन दिया गया है। महानगर पालिका में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी लगातार एक के बाद एक कई खुलासे कर रही है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के सभी नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका के हेडक्वार्टर में जमीन पर बैठकर सत्ताधारी शिवसेना स्थायी समिति अध्यक्ष की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आए। मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि महानगर पालिका में उनकी सत्ता आ जाए, तो इसके लिए अभी हर तरह के साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही हैं और बीएमसी हेडक्वार्टर के सामने बैठकर ये धरना प्रदर्शन आखिर क्यों दिया गया? देखिए पल्लवी जी, मुंबई महानगर पालिका में करीब 30 सालों से मुंबई की शिवसेना जो है काबिज है। ऐसे में भाजपा एक बार पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से महानगर पालिका में काबिज हुआ जाए। इसको लेकर लगातार भाजपा मुंबई महानगर पालिका की पोल खोलती हुई नजर आती है। इस दौरान कई बार भाजपा नेताओं का आरोप है कि जब महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी के दौरान अपनी बात रखते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। अब ऐसे में नया मामला सामने आया है कि किस तरह से शिवसेना ने मनपा के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पोषण नदी घोटाला, जिसमें 4 करोड़ का बजट दिया गया था, जिसको शिवसेना ने 11 करोड़ कर दिया है। बच्चों के लिए जो टैबलेट घोटाला है उसमें भी बड़ी पैमाने पर जो है धांधली की गई है। अब एक नया आरोप लगा है कि शिवसेना ने 22 करोड़ का घोटाला किया है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नगर सेवक कल करीब 6 से 7 घंटे महानगर पालिका दफ्तर में बैठे रहे। हालांकि अब तक जानकारी के अनुसार शिवसेना के किसी नेता द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भाजपा एक बार फिर से मैदान में बैठेगी और मांग करेगी कि किस तरह से महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी के दौरान भाजपा के तमाम नगर सेवकों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि आरोपों पर जो सफाई देने वाली बात है उस पर कहीं न कहीं जो शिवसेना कतराती हुई नजर आती। देखिए सत्यप्रकाश, जो पार्टी विपक्ष में बैठी होती है वो इस तरह के आरोप लगाती ही है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अब हकीकत क्या है ये हम भली भांति जानते हैं। अब सवाल ये है कि बीएमसी चुनावों को लेकर बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि बीएमसी चुनावों में बीजेपी का इस बार बेड़ा पार हो जाएगा। बीएमसी में शिवसेना पूरी तरह से काबिज है। शिवसेना हर कोशिश कर रही है किसी भी हालत में जो है काबिज मनपा में काबिज रहना। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि शिवसेना को हटाए और वह खुद जो है शामिल हो जाए, लेकिन इस बार जो है ऐसा मौका नहीं मिल रहा शिवसेना को, क्योंकि क्या है लगातार जो है बीजेपी एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे कर रही थी। इस दौरान एक बातें और सामने आ रही है कि कोरोना काल के दौरान बीजेपी ने लगातार शुरुआती दौर से ही शिवसेना के ऊपर एक बड़े बड़े आरोप लगाती हुई नजर आई। अब ऐसे में जब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से लगातार बीजेपी जो है एक के बाद एक आरोप लगे, तो कहीं न कहीं जो वोटरों का मन है वो कहीं न कहीं बदल रहा है। अब ऐसे में बीजेपी एक बार और कोशिश कर रही है कि किस तरह से महानगर पालिका को चुनाव के पहले जो है तमाम जो आरोप है उसकी एक लंबी लाइन
बनाई जाए और शिवसेना के सामने रखी जाए, उसका जवाब मांगा जाए। लेकिन शिवसेना इस पर जवाब देना नहीं चाहती है, क्योंकि शिवसेना जानती है कि बीजेपी की यह आदत रही है कि जब भी कोई सत्ता में काबिज होता है तो उसके विरुद्ध जाकर अपनी बातें रखना या तमाम बड़े खुलासा करना। हालांकि बीजेपी का भी वही काम होता है, जब सत्ता में आती है तो उनका भी वही काम रहता है। तो जाहिर तौर पर कोई पार्टियां दूर से धुली नहीं हुई, बल्कि आरोपों की लड़ी जो है हर पार्टियां एक दूसरे पर लगाती है, जैसा कि इस वक्त जो है बीजेपी लगा रही। इन चुनावों में प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं सत्य प्रकाश? देखिए, महानगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुद्दा बनाया जाता है कि आम जनता से जुड़ी हुई तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया करवाए। गटर नाली से लेकर साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था करने से लेकर तमाम जो अन्य सुविधाएं होती है उसको लेकर चर्चा की जाती है। लेकिन महानगर पालिका ने लगातार कोशिश कर रही है कि जो आरोप लगने वाले हैं या जिन आरोपों की बात की जा रही है उस पर तत्काल प्रभाव में सफाई दी जाए, काम किया जाए, ताकि आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव के दौरान कोई इसको मुद्दा न बना सके। तो शिवसेना की पूरी कोशिश है, लेकिन उस काम के दौरान किस तरह की धांधली की जा रही है इस पर जो है बीजेपी सफाई मांग रही है कि जो काम किए गए हैं उस पर धांधली की गई है। चलिए, अभी तो देखने वाली बात रहेगी कि शिवसेना के द्वारा कोई सफाई दी जाती है या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।